मुंबई की तपती हुई दोपहर और धारावी की तंग गलियों में जिंदगी कभी रुकती नहीं है। यहाँ हर चेहरे पर एक कहानी है और हर आंख में एक सपना जो अक्सर धुएं और धूल के पीछे कहीं खो जाता है। इन्हीं तंग गलियों में जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती है, टिन की छतों के नीचे हजारों जिंदगियां सांस लेती हैं। इन बस्तियों में एक पुराना जर्जर सा घर है जिसकी दीवारें तो कमजोर हैं, लेकिन वहां रहने वालों के हौसले पहाड़ से भी ऊंचे हैं। इस घर के बाहर एक 17 साल का लड़का बैठा है जिसके हाथ काले तेल और ग्रीस से सने हुए हैं। उसका नाम आर्यन है। देखने में वह बहुत साधारण सा लगता है। दुबला पतला शरीर, बिखरे हुए बाल और पसीने से लथपथ माथा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो उसे भीड़ से अलग करती है। उसके चारों ओर कबाड़ का ढेर लगा हुआ है। पुराने पंखे, टूटी हुई साइकिल की चेन, जंग लगी लोहे की पाइपें और प्लास्टिक की बोतलें। आने जाने वाले लोग उसे देखकर अक्सर हंसते हैं। कुछ उसे पागल कहते हैं तो कुछ उसे कबाड़ी वाला समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आर्यन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह कचरा नहीं है, यह उसका खजाना है। उसके दिमाग में एक ऐसी मशीन का नक्शा बन रहा है जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। आर्यन के पिता रामेश्वर जी कभी शहर के सबसे बहादुर फायर फाइटर हुआ करते थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी फायर स्टेशन में सुनाए जाते हैं। लेकिन 3 साल पहले एक भयानक आग ने सब कुछ बदल दिया। एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग को बुझाते समय एक जलता हुआ बीम उनकी पीठ पर गिर गया था। उन्होंने उस दिन 5 बच्चों की जान बचाई थी, लेकिन अपनी टांगों की ताकत हमेशा के लिए खो दी। अब वे अपनी पुरानी खाट पर पड़े रहते हैं, अपनी लाचारी और गरीबी को कोसते हुए। घर का खर्च चलाने के लिए आर्यन की मां सुमित्रा देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं। आर्यन अपनी मां को दिन रात काम करते देखता है और उसका दिल रोता है। वह जानता है कि उसके पिता का सपना था कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, देश का नाम रोशन करे। लेकिन हालात ने आर्यन को स्कूल छुड़ाकर गैरेज में काम करने पर मजबूर कर दिया। फिर भी रात के अंधेरे में जब पूरी बस्ती सो जाती है, आर्यन जागता है। वह अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ता है जिसमें आग बुझाने की तकनीकों और मशीनों के चित्र बने हुए हैं। एक दिन की बात है, बस्ती के नुक्कड़ पर कुछ लड़के जमा थे। जब आर्यन अपनी पीठ पर एक भारी मोटर लादकर वहां से गुजर रहा था तो उनमें से एक, जिसका नाम विक्की था, जोर से हंसा। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे देखो, हमारा वैज्ञानिक जा रहा है। क्यों बे आर्यन, आज कौन सा रॉकेट बना रहा है? चांद पर जाएगा या मंगल पर? सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन रुका। उसने अपना पसीना पोंछा और शांत आवाज में कहा, मैं रॉकेट नहीं बना रहा विक्की भाई, मैं एक ऐसा यंत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आग लगने पर ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बचाया जा सके जहां सीढ़ियां नहीं पहुंच पाती। विक्की और जोर से हंसा। आग बुझाएगा तू? अरे पहले अपने घर का चूल्हा तो जला ले ठीक से। तेरे बाप की टांगे तो रही नहीं, अब तू क्या उड़कर आग बुझाएगा? यह बात आर्यन के दिल पर तीर की तरह चुभी। उसके पिता का अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींची, अपमान को, मोटर को कसकर पकड़ा और वहां से चला गया। वह जानता था कि बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जवाब तो उसका काम देगा, जवाब तो वो मशीन देगी जो उसके दिमाग में दिन रात चलती रहती है। घर पहुंचकर उसने मोटर को एक कोने में रखा और पिता के पास जाकर बैठ गया। रामेश्वर जी खिड़की से बाहर आसमान को घूर रहे थे। आर्यन ने धीरे से उनके पैर दबाना शुरू किया। रामेश्वर जी ने अपनी नम आंखें बेटे की ओर मोड़ी और कांपती आवाज में पूछा, बेटा, लोग क्या कह रहे थे बाहर? मैंने हंसी की आवाजें सुनी। आर्यन मुस्कुराया, झूठी मुस्कान, ताकि पिता को दुख न हो। कुछ नहीं बाबूजी, वो तो बस मजाक कर रहे थे। आप फिक्र मत करो, मैं कुछ बड़ा करूंगा। मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा कि ये सब लोग जो आज हंस रहे हैं कल सलाम करेंगे। रामेश्वर जी ने एक गहरी सांस ली और बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हमारी हैसियत भी देखनी पड़ती है। ये मशीनें, ये आविष्कार, ये सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। हम गरीब लोग हैं, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही बहुत है। तू क्यों अपना वक्त बर्बाद करता है इन लोहे लंगड़ में? अपनी माँ को देख, कितना खटती है। तू भी किसी दुकान पर पक्की नौकरी कर ले, 4 पैसे आएंगे तो घर चलेगा। आर्यन ने पिता का हाथ अपने हाथों में लिया। बाबूजी, आपको याद है जब आप बताते थे कि उस बिल्डिंग में आग लगी थी
और आप सीढ़ी छोटी होने की वजह से ऊपर वाली मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। उस दिन वो बच्चा नहीं बच पाया था। रामेश्वर जी का चेहरा उतर गया। उस घटना का दर्द आज भी उनकी आंखों में ताजा था। हाँ बेटा, याद है, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। काश मेरे पास पंख होते, काश मैं उस खिड़की तक पहुंच पाता। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। बस बाबूजी, वही पंख मैं बना रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई और फायर फाइटर मजबूर हो या कोई और बच्चा आग में फंसे। मैं एक ऐसा बैग बनाऊंगा जिसे पहनकर इंसान हवा में उठ सकेगा, पानी की बौछार कर सकेगा और आग को ऊपर से बुझा सकेगा। रामेश्वर जी ने बेटे को पागलपन भरी नजरों से देखा। झटपैक, वो तो फिल्मों में होता है बेटा, वो बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। तेरे पास क्या है? आर्यन ने कोने में पड़े कबाड़ की ओर इशारा किया। मेरे पास ये कबाड़ है बाबूजी, और आपका दिया हुआ हौसला। मैं इसे बनाकर रहूंगा। इसे देसी जुगाड़ मत समझना, यह विज्ञान है। अगले कुछ हफ्ते आर्यन के लिए बहुत कठिन थे। उसे अपनी मशीन बनाने के लिए कुछ खास पुर्जों की जरूरत थी जो कबाड़ में मिलना मुश्किल थे। उसे एक हाई प्रेशर पंप चाहिए था जो पानी को इतनी तेजी से नीचे फेंके कि उसके दबाव से इंसान हवा में उठ सके। उसने शहर के बड़े बड़े कबाड़ खानों के चक्कर लगाना शुरू किया। धूप में नंगे पैर, भूखा प्यासा, वह हर दुकान पर जाता और पूछता कि क्या उनके पास पुराना फायर पंप या खेती में इस्तेमाल होने वाला बड़ा मोटर है। ज्यादातर लोग उसे भगा देते। एक दिन एक पुराने कारखाने के पीछे उसे एक जंग लगा हुआ औद्योगिक पानी का पंप दिखाई दिया। वह काफी भारी था और देखने में खराब लग रहा था। मालिक ने उसे बेचने से मना कर दिया। यह लोहा है, इसे पिघलाकर बेचूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, मालिक ने रुखाई से कहा। आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, काका, मुझे यह दे दो, मैं इसके बदले आपको अपनी साइकिल दे दूंगा, अपनी घड़ी दे दूंगा। मेरे पास जो कुछ है ले लो, बस यह पंप मुझे दे दो, यह मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। मालिक को उस लड़के की जिद पर तरस आ गया, या शायद उसे साइकिल की जरूरत थी। उसने सौदा मंजूर कर लिया। आर्यन अपनी प्यारी साइकिल, जो उसे उसके पिता ने सही सलामत होने के दिनों में दिलाई थी, वहीं छोड़ आया और उस भारी भरकम पंप को अपनी पीठ पर लादकर घर ले आया। उसका कंधा छिल गया था, खून रिस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। अब चुनौती थी उस पंप को ठीक करने की और उसे एक ऐसे ढांचे में फिट करने की जिसे पीठ पर पहना जा सके। आर्यन ने अपनी छोटी सी कोठरी को प्रयोगशाला बना दिया था। उसने पुरानी स्कूल की कुर्सियों के पाइप काटकर एक फ्रेम बनाया। मोटरसाइकिल के पुराने कूल को और कोठरी को एक्सीलेटर वायर को जोड़कर उसने नियंत्रण प्रणाली बनाई। सबसे मुश्किल काम था संतुलन बनाना। अगर पानी का दबाव दोनों नोजल से बराबर नहीं निकला तो उड़ने वाला इंसान हवा में ही कलाबाजियां खाने लगेगा और गिरकर मर जाएगा। आर्यन के पास कोई कंप्यूटर नहीं था, गणना करने के लिए कोई इंजीनियर नहीं था, सलाह देने के लिए। उसका गणित उसका अनुभव था और उसका विज्ञान उसकी अंतरात्मा। वह रात रात भर जागकर हिसाब लगाता, दीवारों पर कोयले से चित्र बनाता। कई बार उसे करंट लगा, कई बार उसके हाथ जले। एक बार तो एक पाइप फट गया और पूरे घर में पानी भर गया, जिससे उसकी मां बहुत नाराज हुई। सुमित्रा देवी ने गुस्से में उसकी सारी मशीनें बाहर फेंकने की धमकी दे दी। आर्यन, तू पागल हो गया है क्या? घर में खाने को आटा नहीं है और तू पानी के साथ खेल रहा है। ये सब बंद कर और काम पर जा। मां का गुस्सा जायज था। घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। पिता की दवाइयां महंगी हो गई थीं। आर्यन को लगा कि शायद वह सच में अपने परिवार पर बोझ बन रहा है। वह उस रात बहुत रोया। उसने अपनी अधूरी मशीन को एक चादर से ढक दिया और फैसला किया कि वह कल से गैरेज में ज्यादा घंटे काम करेगा और यह सपना छोड़ देगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात बस्ती के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। शोर सुनकर आर्यन बाहर भागा। आग छोटी थी, लोग बाल्टियों से पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा तेज थी और लपटें तेजी से फैल रही थीं। आर्यन ने देखा कि लोग कितने असहाय थे। संकरी गलियां होने के कारण दमकल की गाड़ी वहां तक नहीं आ सकती थी। उसने महसूस किया कि अगर आज आग रखी बड़ी होती तो यह पूरी बस्ती राख हो जाती। उस पल ने उसके संकल्प को फिर से जगा दिया। उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे दुनिया पागल कहे, मैं यह मशीन पूरी करके रहूंगा।
यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह इस पूरी बस्ती की जरूरत है। अगले दिन से आर्यन ने एक नई रणनीति अपनाई। वह दिन में गैरेज में काम करता, वहां से जो भी फालतू पुर्जे मिलते उन्हें छुपाकर जेब में रख लेता। शाम को वह मैकेनिक उस्ताद से एक्स्ट्रा काम मांगता और रात को जब उसकी आंखें नींद से जल रही होती, वह अपनी मशीन पवन पुत्र, उसने अपनी मशीन को यही नाम दिया था, पर काम करता। उसने पंप को चलाने के लिए एक पुराने स्कूटर का इंजन इस्तेमाल किया। उसने ईंधन की टंकी के लिए प्लास्टिक के कैन का इस्तेमाल किया। सुरक्षा के लिए उसने क्रिकेट के पुराने पैड और हेलमेट का जुगाड़ किया। महीने बीतते गए। आर्यन का शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन उसकी मशीन अब आकार ले रही थी। वह देखने में बहुत अजीब थी। लोहे के पाइपों का एक जाल, बीच में एक बड़ा सा इंजन और नीचे की तरफ दो मुड़े हुए नोजल जो कोबरा सांप के फन जैसे दिखते थे। यह किसी विज्ञान कथा की मशीन नहीं, बल्कि एक गरीब के संघर्ष का प्रतीक लग रही थी। एक दिन जब वह मशीन के वजन को संतुलित कर रहा था, उसके पिता ने उसे देखा। रामेश्वर जी ने अपनी व्हीलचेयर को खिसकाते हुए पास बुलाया। बेटा, यह मशीन, यह भारी बहुत है, इसे पीठ पर उठाना आसान नहीं होगा, और अगर इंजन हवा में बंद हो गया तो। आर्यन ने पिता की चिंता समझी। बाबूजी, मैंने इसमें एक आपातकालीन पैराशूट भी लगाया है, जो मैंने पुरानी साड़ियों को सील कर बनाया है, और वजन कम करने के लिए मैंने लोहे की जगह एल्यूमिनियम के बर्तन पिघलाकर कुछ हिस्से बनाए हैं। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा सिर्फ एक मैकेनिक नहीं, एक असली इंजीनियर बन गया है, बिना किसी डिग्री के। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। भगवान तुझे कामयाबी दे बेटा, बस अपनी जान मत जोखिम में डालना। आखिरकार वह दिन आ गया जब आर्यन को लगा कि मशीन परीक्षण के लिए तैयार है, लेकिन वह इसे बस्ती में टेस्ट नहीं कर सकता था। अगर कुछ गलत हुआ तो किसी को चोट लग सकती थी। उसे एक खुली जगह चाहिए थी। उसने शहर के बाहर एक पुराने सूखे हुए तालाब को चुना। रविवार की सुबह जब सब सो रहे थे, वह अपनी मशीन को एक ठेले पर लादकर चुपचाप निकल गया। उसके साथ उसका एकमात्र दोस्त छोटू था, जो एक चाय की दुकान पर काम करता था। छोटू ही वह अकेला इंसान था जो आर्यन पर विश्वास करता था, या शायद उसे आर्यन के पागलपन में मजा आता था। वे दोनों शहर से दूर उस सुनसान जगह पर पहुंचे। सूरज उग रहा था, आसमान लाल हो रहा था। आर्यन ने अपनी मशीन पवन पुत्र को पहना। उसका वजन उसके कंधों को दबा रहा था। उसने पट्टियों को कस दिया, हेलमेट पहना और एक गहरी सांस ली। छोटू ने दूर खड़े होकर मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया, जो उसने किसी ग्राहक से मांग कर लाया था। भाई, तू पक्का है ना? छोटू ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने थम्स अप किया। जय बजरंग बली, उसने बुदबुदाया और इंजन स्टार्ट करने वाली रस्सी खींची। एक बार, दो बार, तीन बार। इंजन खांसा और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ चालू हो गया। भड़ 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 की आवाज से पूरा सन्नाटा गूंज उठा। आर्यन ने धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाया। पंप ने पानी, जो उसने पास के नाले से कनेक्ट किया था, को खींचना शुरू किया। दबाव बनने लगा। नोजल से पानी की तेज धार नीचे की ओर फूटी। आर्यन के पैर जमीन से हिलने लगे। उसे लगा जैसे कोई विशाल हाथ उसे ऊपर खींच रहा है। उसने दांत भींचे और एक्सीलेटर और घुमाया, और फिर एक चमत्कार हुआ। आर्यन के पैर जमीन छोड़ गए। वह हवा में था। 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट। वह उड़ रहा था। धूल का गुबार उड़ रहा था। पानी की बौछार से इंद्रधनुष बन रहा था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह आजादी थी, यह जीत थी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। दाएं नोजल का पाइप दबाव झेल नहीं पाया और उसमें दरार आ गई। पानी का संतुलन बिगड़ गया। आर्यन हवा में एक तरफ झुक गया। वह नियंत्रण खो बैठा। छोटू चिल्लाया, आर्यन भाई, बंद कर, बंद कर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मशीन उसे लेकर एक तरफ भागी और वह धड़ाम से कीचड़ में जा गिरा। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ धुआं और भाप फैल गई। छोटू दौड़कर उसके पास पहुंचा। आर्यन कीचड़ में सना हुआ था। उसके माथे से खून बह रहा था और मशीन का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। छोटू ने उसे उठाया। भाई, तू ठीक है? आर्यन ने अपनी चोट की परवाह नहीं की। उसने टूटी हुई मशीन को देखा और फिर छोटू को। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं बल्कि खुशी के। छोटू, मैं उड़ा था, तूने देखा? मैं सच में उड़ा था। भले ही वह गिर गया था, भले ही मशीन टूट गई थी, लेकिन उस 5 सेकंड की उड़ान ने साबित कर दिया था कि उसका सिद्धांत सही था। उसका सपना संभव था।
वह लंगड़ाते हुए घर वापस आया, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। उसे नहीं पता था कि जल्द ही मुंबई के इतिहास की सबसे भयानक आग लगने वाली है, और उस दिन यही टूटा फूटा पवन पुत्र हजारों जिंदगियों की आखिरी उम्मीद बनेगा। चोट गहरी थी, लेकिन घाव शरीर पर कम और दिल पर ज्यादा था। आर्यन जब उस दिन घर लौटा तो उसकी चाल में लंगड़ाहट थी। घुटने से खून रिसकर उसकी पुरानी जीन्स को लाल कर रहा था। सुमित्रा देवी ने जब बेटे की यह हालत देखी तो उनके हाथ से बर्तनों की टोकरी छूट गई। वह दौड़कर आई, आर्यन, यह क्या हुआ? कहां से गिर गया तू? आर्यन ने झूठ बोला। उसने कहा कि गैरेज में एक भारी इंजन उसके पैर पर गिर गया था। वह अपनी मां को यह नहीं बता सकता था कि वह उड़ने की कोशिश कर रहा था और जमीन पर आ गिरा। अगर वह सच बताता तो शायद उसकी मां उस कबाड़ के ढेर को, जिसे वह पवन पुत्र कहता था, उसी वक्त कबाड़ी वाले को बेच देती। सुमित्रा देवी ने हल्दी और तेल का लेप लगाया और उसे कसम दी कि वह अब ज्यादा सावधानी से काम करेगा। आर्यन चुपचाप लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें छत की टिन शेड को घूर रही थीं। उसके दिमाग में दर्द नहीं बल्कि गणनाएं चल रही थीं। संतुलन, सब कुछ संतुलन का खेल है। वह मन ही मन बड़बड़ाया। दाहिने नोजल का दबाव बाएं से ज्यादा था, इसीलिए मैं पलट गया। मुझे पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक वाल्व चाहिए, एक ऐसा रेगुलेटर जो दोनों तरफ बराबर शक्ति भेजे। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए नरक समान थे। एक तरफ पैर का दर्द, दूसरी तरफ विक्की और उसके दोस्तों के ताने। विक्की ने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी थी कि साइंटिस्ट आर्यन नाले में गिर गया। जब भी आर्यन घर से निकलता, बच्चे उसके पीछे पीछे फ्लाइंग आर्यन चिल्लाते हुए दौड़ते। यह मजाक नहीं, एक सामाजिक बहिष्कार जैसा था। लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे वह कोई मनोरोगी हो जो अपनी गरीबी से पागल हो गया है। यहां तक कि उसके पिता रामेश्वर जी भी अब चुप रहने लगे थे। उनकी चुप्पी आर्यन को सबसे ज्यादा चुभती थी। उसे लगता था कि उसने अपने पिता की बची खुची उम्मीद भी तोड़ दी है। लेकिन आर्यन के अंदर एक जिद्दी लोहार बैठा था जो जितनी चोट खाता उतना ही मजबूत होता जाता। उसने गैरेज में अपने उस्ताद से कहा कि वह ओवर टाइम करेगा। वह सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक गाड़ियों के नीचे लेटा रहता, ग्रीस और तेल में सना हुआ। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। 8 बजे से कहा हुआ 8 बजे से काम कर देते, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था। उसे उस रेगुलेटर वाल्व के लिए 500 रुपये चाहिए थे। इसी दौरान मुंबई की गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही थी। धारावी की संकरी गलियों में हवा रुक सी गई थी। तापमान इतना ज्यादा था कि टिन की छतें भट्ठी की तरह तप रही थीं। बिजली की आंख में चौली जारी थी। लोग पसीने से तरबतर होकर बाहर चबूतरों पर सोते थे। यह है इन तरसकी बनकी करने के लिए। मौसम सिर्फ बेचैनी का नहीं बल्कि खतरे का भी संकेत था। पुरानी वायरिंग जो मकड़ी के जालों की तरह पूरे इलाके में फैली हुई थी, गर्मी के कारण पिघलने लगी थी। एक रात आर्यन जब गैरेज से लौट रहा था, उसने देखा कि बिजली के खंभे पर एक चिंगारी उठी और कुछ सूखे कपड़ों पर गिर गई। गनीमत रही कि वहां पास में ही पानी का ड्रम था और लोगों ने तुरंत आग बुझा दी। सबने इसे एक मामूली घटना मानकर भुला दिया, लेकिन आर्यन, जो आग की प्रकृति को अपने पिता की कहानियों से समझता था, सहम गया। उसने देखा कि गलियां कितनी संकरी हैं। घरों के ऊपर प्लास्टिक की शीटें पड़ी हैं। अगर हवा तेज हुई और आग लगी तो यह बस्ती माचिस की डिब्बी की तरह जल जाएगी। उसे अपने पिता का वह हादसा याद आ गया। मुझे जल्दी करनी होगी, उसने खुद से कहा। यह सिर्फ उड़ने की बात नहीं है, यह समय के साथ रेस है। आखिरकार 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास पैसे जमा हो गए। वह रविवार को फिर से कबाड़ बाजार गया। इस बार उसने एक पुराना गैस वेल्डिंग रेगुलेटर खरीदा। यह जुगाड़ खतरनाक था क्योंकि वह गैस के लिए बना था, पानी के दबाव के लिए नहीं। लेकिन आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने घर आकर अपनी मशीन को फिर से खोला। उसने देखा कि गिरने से मशीन का मुख्य फ्रेम मुड़ गया था। उसे सीधा करने के लिए उसने हथौड़े से चोट की, लेकिन लोहा कमजोर हो चुका था। वह टूट गया। आर्यन का दिल बैठ गया। अब उसे नया फ्रेम चाहिए था, लेकिन पैसे खत्म हो चुके थे। हताशा में उसने अपनी नजर घर के कोने में रखी उस पुरानी पीतल की गगरी पर डाली जो उसकी दादी की निशानी थी। उसकी मां उसे जान से ज्यादा संभाल कर रखती थी। आर्यन का जमीर उसे धिक्कार रहा था, लेकिन उसका जुनून हावी हो गया। जब मां घर पर नहीं थी, आर्यन का जमीर अमारी बाद उसको बात हो गई।
उसने कांपते हाथों से वह गगरी उठाई और पुराने बर्तनों की दुकान पर बेच दी। उसे बदले में कुछ एल्यूमिनियम की मजबूत पट्टियां और वेल्डिंग रॉड मिले। जब वह घर लौटा तो उसे लगा जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा बेच दिया हो। शाम को जब सुमित्रा देवी को गगरी नहीं मिली तो उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर आया था। आर्यन चुपचाप अपने कमरे में बैठा मशीन कसता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन हाथ नहीं रुके। मां, मुझे माफ कर देना, उसने मन ही मन कहा। एक बार मैं सफल हो जाऊं तो आपको सोने की गगरी लाकर दूंगा। उसने रात भर जागकर काम किया। इस बार उसने मशीन के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया। उसने पवन पुत्र के दोनों तरफ प्लाईवुड के छोटे पंख स्टेबलाइजर्स लगा दिए जो उसने एक टूटे हुए डेस्क से निकाले थे। ये पंख हवा में संतुलन बनाने में मदद करेंगे। उसने रेगुलेटर को मेन पाइप से जोड़ा ताकि वह पानी के दबाव को कम ज्यादा कर सके। उसने पीठ के हिस्से में गद्दा लगाया ताकि झटके से उसकी रीढ़ की हड्डी नगादोता टूटे। सुबह होते होते पवन पुत्र 2.0 तैयार था। यह पहले से ज्यादा मजबूत और खतरनाक दिख रहा था। अगले दिन आर्यन की मुलाकात विक्की से हुई। विक्की अपनी नई बाइक पर बैठा था जो उसने शायद सट्टे के पैसों से खरीदी थी। और भाई पायलट, विक्की ने ताना मारा, सुना है तूने घर के बर्तन बेच दिए अपने खिलौने के लिए? शर्म नहीं आती? तेरा बाप वहां खांस रहा है और तू यहां आयरन मैन बन रहा है। आर्यन का खून खौल उठा। उसने विक्की की गिरेबान पकड़ ली। मेरे बाप के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, आर्यन गुर्राया। विक्की ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। औकात में रह कबाड़ी, जिस दिन मेरा दिमाग घूमा तेरी ये मशीन तोड़कर कबाड़ में फेंक दूंगा। विक्की के दोस्तों ने आर्यन को घेर लिया लेकिन तभी छोटू बीच में कूद पड़ा। जाने दे विक्की भाई, पागल है वो। छोटू ने मामला शांत कराया और आर्यन को वहां से खींच ले गया। आर्यन धूल झाड़ते हुए उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। इन्हें बोलने दे छोटू, आर्यन ने भारी आवाज में कहा। शेर जब छलांग लगाने वाला होता है तो वह शांत हो जाता है। उस रात रामेश्वर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पुरानी चोट और धुएं के कारण उनके फेफड़े कमजोर हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन एम्बुलेंस तंग गलियों में नहीं आ सकती थी। आर्यन और छोटू ने मिलकर रामेश्वर जी को पीठ पर लादा और मुख्य सड़क तक दौड़ लगाई। उस रात अस्पताल के गलियारे में बैठे आर्यन ने महसूस किया कि लाचारी क्या होती है। उसने देखा कि कैसे एक फाइटर जिसने सैकड़ों जान बचाई आज सांस के लिए तड़प रहा है। डॉक्टर ने कहा कि वे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें साफ हवा की जरूरत है। साफ हवा धारावी में? यह एक क्रूर मजाक था। आर्यन ने कांच की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा। उसे अपना चेहरा किसी हारे हुए सिपाही जैसा लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी, वही हाथ जिन्होंने मशीन बनाई थी। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने कसम खाई। मैं सिर्फ आग बुझाने वाली मशीन नहीं बना रहा, मैं उम्मीद बना रहा हूं। 2 दिन बाद रामेश्वर जी घर वापस आए। घर का माहौल गमगीन था। आर्यन ने अपनी मशीन को छुपा दिया था। वह नहीं चाहता था कि पिता को तनाव हो, लेकिन नियति अपनी चाल चल रही थी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भीषण गर्मी हीट वेव की चेतावनी जारी की थी। धारावी के पास स्थित कबाड़ के बड़े गोदामों में जहां प्लास्टिक और रसायन जमा थे, वहां से अजीब सी गंध आ रही थी। सब कुछ सूखा था, कागज, कपड़े, लकड़ी। एक छोटी सी चिंगारी तबाही मचाने के लिए काफी थी। आर्यन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हवा में बारूद की गंध घुली हो। वह अपनी मशीन को आखिरी बार चेक करने के लिए रात को छत पर गया। उसने रेगुलेटर घुमाया, वॉल्व चेक किए, सब कुछ ठीक था। लेकिन इस बार वह इसे टेस्ट करने बाहर नहीं जा सकता था। उसे अपने पिता के पास रहना था। तभी नीचे गली से शोर सुनाई दिया। आग आग की आवाजें नहीं थीं, बल्कि एक उत्सव का शोर था। पास के मंदिर में कोई त्योहार था और लोग पटाखे फोड़ रहे थे। आर्यन छत से नीचे देख रहा था। एक रॉकेट हवा में लहराया और सीधा सामने वाले कबाड़ गोदाम की खिड़की के अंदर जा गिरा। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। शायद रॉकेट बुझ गया होगा, लेकिन फिर एक पतली सी काली धुएं की लकीर खिड़की से बाहर निकली और उसके बाद नारंगी रंग की रोशनी। आग लग चुकी थी और यह साधारण आग नहीं थी। उस गोदाम में पेंट के पुराने डिब्बे और थिनर रखा था। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज निकलती,
एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! गोदाम की छत उड़ गई। आग की लपटें किसी भूखे राक्षस की तरह बाहर लपकीं और पास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। नीचे भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। आर्यन सीढ़ियों से नीचे कूदा। बाबूजी, मां! वह चिल्लाया। सुमित्रा देवी रामेश्वर जी की व्हील चेयर को धकेलने की कोशिश कर रही थीं। पूरा घर हिल गया था। भागो आर्यन, बाहर निकलो! रामेश्वर जी चिल्लाए। लेकिन आर्यन की नजर बाहर गली पर थी। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसने बाहर जाने का रास्ता लगभग बंद कर दिया था। और सबसे बुरा यह था कि हवा का रुख उनकी बस्ती की तरफ था। यह वही डर था जो आर्यन को महीनों से सता रहा था, और अब वह डर हकीकत बनकर सामने खड़ा था। फायर ब्रिगेड की सायरन की आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन आर्यन जानता था कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। संकरी गलियां, भीड़ और ऊपर लटके तार दमकल की गाड़ियां मुख्य सड़क पर ही फंस जाएंगी। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी मां और पिता को देखा, फिर अपनी मशीन पवन पुत्र की तरफ। क्या यह काम करेगा? क्या वह सच में उड़ पाएगा, या वह आज सबके सामने तमाशबीन बनकर रह जाएगा? उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने फैसला कर लिया। वह दौड़कर अंदर गया और मशीन को अपनी पीठ पर कसने लगा। उसका वजन आज उसे हल्का लग रहा था। शायद जिम्मेदारी का वजन लोहे के वजन से ज्यादा भारी था। उसने अपना हेलमेट पहना, वाइजर नीचे गिराया और अपनी मां के सामने आया। सुमित्रा देवी उसे देखकर सन्न रह गईं। वह किसी अंतरिक्ष यात्री जैसा नहीं, बल्कि कबाड़ से बने किसी योद्धा जैसा लग रहा था। यह क्या है बेटा? सुमित्रा देवी ने कांपते हुए पूछा। आर्यन ने मशीन का नोजल ठीक किया और पिता की आंखों में देखा। बाबूजी, उसने कहा, आज आपका बेटा सिर्फ उड़ेगा नहीं, आज आपका बेटा लड़ेगा। रामेश्वर जी की आंखों में डर और गर्व का मिला जुला भाव था। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। शायद एक फायर फाइटर दूसरे फायर फाइटर को पहचान गया था। आर्यन ने घर के पिछले दरवाजे से, जहां एक बड़ा पानी का टैंक था, अपनी मशीन का पाइप कनेक्ट किया। यह टैंक पूरी बस्ती के लिए पानी सप्लाई करता था। पाइप लंबा और मजबूत था। उसने इंजन की रस्सी खींची। एक बार, दो बार, इंजन घुर्र घुर्र करके स्टार्ट हो गया। आर्यन ने एक्सीलेटर दबाया, पानी का दबाव बना और इस आर्यन की बात की 2 बार बना। बार, बिना किसी लड़खड़ाहट के। आर्यन के पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वह छत की ऊंचाई तक पहुंच गया। नीचे आग का समुद्र था और ऊपर एक अकेला लड़का अपनी पीठ पर कबाड़ का इंजन बांधे मौत को चुनौती देने के लिए तैयार था। यह अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, यह युद्ध था। आर्यन हवा में था। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि धुएं और आग का एक तपता हुआ नर्क था। इंजन की भयंकर गर्जना उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, संतुलन। हवा में लटकना आसान नहीं था। पानी का दबाव उसे पीछे की ओर धकेल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आकाश से गिराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आर्यन ने अपने दांत भींचे, हैंडल को कसकर पकड़ा और अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया। उसने गुरुत्वाकर्षण और भौतिक विज्ञान के उन नियमों को अपने वश में कर लिया था जिन्हें उसने किताबों में नहीं, बल्कि अपने पिता के टूटे हुए सपनों में पढ़ा था। नीचे गली में भगदड़ मची हुई थी, लेकिन जब लोगों ने उस अजीब सी मशीन की आवाज सुनी जो आग की लपटों से भी तेज थी, तो वे एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई पक्षी नहीं था, कोई देवता नहीं था। वह आर्यन था, वही लड़का जिसे वे पागल कबाड़ी कहते थे। उसकी पीठ पर बंधा हुआ लोहे का ढांचा किसी दैवीय हथियार की तरह लग रहा था और नोजल से निकलती पानी की तेज धार आग के सीने को चीर रही थी। विक्की, जो कुछ देर पहले तक आर्यन का मजाक उड़ा रहा था, अब एक कोने में दुबका खड़ा था। उसका मुंह खुला था, शब्द गले में ही अटक गए थे। उसने अपनी जिंदगी में सुपर हीरो सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर देखे थे, लेकिन आज उसके सामने उसकी ही बस्ती का एक लड़का आग के बादलों के बीच उड़ रहा था। यह नामुमकिन है, विक्की बुदबुदाया। उसके पास खड़े छोटू ने, जिसकी आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे, विक्की के कंधे पर हाथ रखा और चिल्लाया, देख ले विक्की, आज वो पागल ही हम सबको बचाएगा। वो कबाड़ी नहीं, वो धारावी का बाजीगर है। आर्यन के पास लोगों की बातें सुनने का वक्त नहीं था। आग की लपटें गोदाम की छत से निकलकर पास के रिहायशी मकानों की तरफ बढ़ रही थीं। हवा का रुख बहुत खतरनाक था। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो आग की यह दीवार सुतार गली बढ़ई वाली गली को अपनी चपेट में ले लेगी, जहां लकड़ी का काम होता था।
अगर वहां आग पहुंची तो पूरा धारावी राख हो जाएगा। आर्यन ने अपनी मशीन पवन पुत्र का रुख उस तरफ मोड़ा। इंजन का तापमान बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर बंधी पानी की टंकी का वजन कम हो रहा था क्योंकि पानी तेजी से निकल रहा था। उसे पाइप के जरिए नीचे वाले मुख्य राखा था। नीचे पानी परसत रहा था। नीचे पानी पानी पर फाती से परसत रहा। पानी पानी पर फाती से पानी पर फाती। टैंक से लगातार पानी मिल रहा था, लेकिन यह पाइप ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। यह उसे ज्यादा ऊंचा या ज्यादा दूर जाने से रोक रहा था। वह एक पतंग की तरह था जिसकी डोर जमीन से बंधी थी। उसने ऊंचाई से देखा कि आग का केंद्र गोदाम के बीच में था, जहां रसायनों के ड्रम रखे थे। सामान्य फायर होजे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची थीं, लेकिन आर्यन वहां पहुंच सकता था। उसने एक गहरा सांस ली और एक्सीलेटर बढ़ाया। मशीन कांपी, लेकिन उसने उसे ऊपर उठाया। वह ठीक आग के ऊपर मंडराने लगा। नीचे से उठती गर्मी असहनीय थी। उसके जूतों के तलवे पिघलने लगे थे। उसका चेहरा झुलस रहा था, जैसे किसी ने उसे तंदूर में डाल दिया हो, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं बंद की। उसने नोजल का मुंह सीधा आग के दिल की तरफ किया और वॉल्व को पूरा खोल दिया। जय हिंद, वह चिल्लाया और पानी की एक मोटी शक्तिशाली धार नीचे छोड़ी। पानी आग से टकराया और एक जोरदार छनन की आवाज हुई। भाप का एक विशाल गुबार उठा। आग ने पलटवार करने की कोशिश की। लपटें ऊपर उठीं, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वह एक योद्धा की तरह हवा में पैंतरे बदल रहा था, कभी दाएं कभी बाएं। आग को चारों तरफ से घेर रहा था। नीचे सड़क पर रामेश्वर जी अपनी व्हील चेयर पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि एक ऐसे जज्बे से जो उन्होंने बरसों पहले महसूस किया था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा वही कर रहा है जो वह खुद करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि आर्यन कैसे हवा के रुख को समझ रहा है, कैसे वह आग को फैलने से रोकने के लिए फायर लाइन बना रहा है। शाबाश मेरे शेर, रामेश्वर जी की बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले। तूने आज मेरे खाकी वर्दी का मान रख लिया। सुमित्रा देवी अपने पति के पास खड़ी थीं, हाथ जोड़े लगातार प्रार्थना कर रही थीं। हर बार जब आर्यन हवा में लड़खड़ाता, उनकी सांसें अटक जाती। तभी भीड़ में से एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरी बेटी, मेरी मुन्नी ऊपर है। वह औरत एक 3 मंजिला इमारत की तरफ इशारा कर रही थी जो गोदाम के ठीक बगल में थी। इमारत की निचली मंजिल पूरी तरह आग की चपेट में थी और सीढ़ियां जल चुकी थीं। तीसरी मंजिल की खिड़की पर एक 6 साल की बच्ची खड़ी थी, धुएं से घिरी हुई, रो रही थी और खांस रही थी। लोग नीचे गद्दे बिछा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि वह कूद जाए, लेकिन बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। आग की लपटें तेजी से ऊपर बढ़ रही थीं। कुछ ही पलों में वह खिड़की भी जलने वाली थी। दमकल की गाड़ियां अभी भी मुख्य सड़क पर ट्रैफिक में फंसी हुई थीं। उनके सायरन की आवाजें लाचारी का गीत गा रही थीं। आर्यन ने भी वह चीख सुनी। उसने घूमकर देखा। बच्ची का चेहरा धुएं के बीच धुंधला दिखाई दे रहा था। उसका दिल बैठ गया। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वह गोदाम की आग बुझाता रहे ताकि बस्ती बचे, या उस एक जान को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाले। मशीन का इंजन गर्म हो चुका था। चेतावनी की लाल बत्ती जो उसने एक पुराने ओवन से निकालकर लगाई थी, जलने लगी थी। अगर वह उस इमारत के पास गया तो आग की गर्मी उसके नायलॉन के पाइप को पिघला सकती थी। अगर पाइप टूटा तो वह सीधा आग में गिरेगा। लेकिन जब उसने उस बच्ची की आंखों में देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया था। निर्णय लिया जा चुका था। आर्यन ने मशीन का रुख इमारत की तरफ मोड़ा। उसने एक्सीलेटर को उसकी सीमा तक दबा दिया। पवन पुत्र ने एक दर्दनाक आवाज की, जैसे कोई घायल जानवर कराहता है, लेकिन वह आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे उस खिड़की के करीब पहुंचा। गर्मी इतनी थी कि उसकी भौहों के बाल झुलस गए। धुआं इतना घना था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह खिड़की से 5 फीट की दूरी पर हवा में तैर रहा था। मुन्नी, आर्यन चिल्लाया, अपनी आवाज को इंजन के शोर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए। डरो मत, मैं आ गया हूं। बच्ची ने उसे देखा। उसे लगा जैसे कोई फरिश्ता आया है, हालांकि यह फरिश्ता ग्रीस और कालिख में सना हुआ था। हाथ बढ़ाओ, आर्यन ने इशारा किया, लेकिन बच्ची डर के मारे पीछे हट गई। खिड़की पर लोहे की ग्रिल लगी थी। आर्यन को याद आया, धारावी के हर घर में चोरों के डर से ग्रिल लगी होती है। वह ग्रिल ही अब उस बच्ची के लिए पिंजरा बन गई थी।
आर्यन का माथा ठनका। वह अंदर नहीं जा सकता, बच्ची बाहर नहीं आ सकती, और नीचे से आग अब खिड़की की चौखट को चाटने लगी थी। आर्यन के पास कोई औजार नहीं था जिससे वह ग्रिल काट सके। उसे कुछ और सोचना था। उसने चारों तरफ देखा। उसकी नजर छत पर पड़ी पानी की टंकी पर गई जो प्लास्टिक की थी और गर्मी से पिघल रही थी। नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। तभी उसे एक विचार आया, पागलपन भरा विचार। पानी का दबाव। उसने जो पंप इस्तेमाल किया था वह औद्योगिक ग्रेड का था। उसका दबाव इतना था कि वह पत्थर को भी काट सकता था अगर धार को केंद्रित किया जाए। आर्यन ने एक हाथ से मशीन का संतुलन बनाया और दूसरे हाथ से नोजल को जेट मोड पर सेट किया। उसने मशीन को थोड़ा और करीब किया, इतना करीब कि उसके कपड़ों से धुआं निकलने लगा। मुन्नी, पीछे हटो, दीवार से चिपक जाओ, उसने चिल्लाया। बच्ची समझ गई और पीछे हट गई। आर्यन ने नोजल का निशाना ग्रिल के उस हिस्से पर लगाया जहां जंग लगा था और दीवार से जुड़ी थी। उसने वॉल्व पूरा खोल दिया। पानी की एक धार जो गोली की तरह सख्त थी ग्रिल के जोड़ पर पड़ी। पानी और लोहे के टकराव से चिंगारियां निकलीं। मशीन के झटके से आर्यन का कंधा लगभग उतर गया, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जंग लगा लोहा पानी के उस भयंकर दबाव को झेल नहीं पाया। एक कड़क आवाज के साथ ग्रिल का एक कोना उखड़ गया। आर्यन ने फिर दूसरे कोने पर निशाना लगाया। ग्रिल अब लटक गई थी। अब आओ, आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। वह हवा में था। वह बच्ची को अपनी पीठ पर नहीं बैठा सकता था क्योंकि मशीन का संतुलन बिगड़ जाता, और वह उसे गोद में भी नहीं ले सकता था क्योंकि उसे दोनों हाथों की जरूरत थी मशीन को उड़ाने के लिए। तभी नीचे से एक आवाज आई, रस्सी। आर्यन, रस्सी पकड़। यह छोटू था। वह नीचे से एक मोटी रस्सी फेंक रहा था जिसका एक सिरा उसने पास के बिजली के खंभे से बांध दिया था, लेकिन रस्सी ऊपर तक नहीं पहुंच रही थी। आर्यन का दिमाग बिजली की तरह चला। उसने अपनी कमर में बंधी एक एक्स्ट्रा बेल्ट जो उसने सुरक्षा के लिए बांधी थी को खोला और उसका एक सिरा ग्रिल में फंसा दिया। मुन्नी, इस बेल्ट को पकड़कर लटक जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। बच्ची ने कांपते हाथों से बेल्ट पकड़ी। जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकली, नीचे खड़ी भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं। आर्यन ने अपनी मशीन को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि बेल्ट तन जाए और बच्ची आग की लपटों से दूर हवा में झूल जाए। अब आर्यन एक क्रेन की तरह काम कर रहा था। उसके नीचे एक इंसानी जान लटकी थी। मशीन का इंजन अब चरमरा रहा था। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। आर्यन ने मशीन से विनती की। उसने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। हर एक इंच एक युद्ध था। हवा का हर झोंका उसे दीवार से टकराने की धमकी दे रहा था। जब बच्ची जमीन से 10 फीट ऊपर थी, मशीन के इंजन से एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, एक पिस्टन फट गया था। पंखा रुक गया। पानी का दबाव खत्म हो गया। आर्यन और मशीन पत्थर की तरह नीचे गिरे, लेकिन आर्यन ने गिरने से ठीक पहले अपने शरीर को घुमा लिया ताकि वह बच्ची के नीचे गिरे। वह जमीन पर पीठ के बल गिरा। क्रैक, मशीन के टूटने की आवाज आई और शायद आर्यन की कुछ हड्डियों की भी। बच्ची उसके ऊपर गिरी, सुरक्षित। गद्दे जो लोगों ने बिछाए थे उन्होंने चोट को कम कर दिया था, लेकिन फिर भी झटका जबरदस्त था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। धुआं, धूल और पानी के बीच कोई हलचल नहीं थी। सुमित्रा देवी की चीख ने सन्नाटे को तोड़ा। वह दौड़कर आई। भीड़ ने घेरा बना लिया। क्या वह जिंदा है? कोई फुसफुसाया। मशीन के मलबे के नीचे से एक हाथ उठा। वह आर्यन का हाथ था। उसने थम्स अप का निशान बनाया। भीड़ में एक लहर दौड़ गई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, रोने लगे। छोटू ने दौड़कर आर्यन को मलबे से बाहर खींचा। आर्यन का चेहरा काला पड़ चुका था। बाल जल गए थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। वह मुस्कान जो एक विजेता की होती है। तभी सायरन की आवाज बहुत करीब आ गई। दमकल की गाड़ियां आखिरकार पहुंच गई थीं। दमकल कर्मियों ने तेजी से मोर्चा संभाला और बची हुई आग को बुझाना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आग का बड़ा हिस्सा पहले ही बुझा दिया गया है और फायर लाइन बनाकर बस्ती को बचा लिया गया है, तो वे हैरान रह गए। फायर चीफ, एक लंबा और रौबदार आदमी, भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसने टूटी हुई मशीन और घायल लड़के को देखा। उसने रामेश्वर जी को पहचाना। रामेश्वर, यह तुम्हारा बेटा है? चीफ ने पूछा। रामेश्वर जी ने गर्व से सिर उठाया, हालांकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ सर, यह मेरा बेटा है, और यह मेरा ही नहीं,
आज इस पूरी बस्ती का बेटा है। फायर चीफ ने झुककर आर्यन के टूटे हुए पवन पुत्र का एक हिस्सा उठाया। उसने उस जटिल इंजीनियरिंग को देखा, स्कूटर का इंजन, पानी का पंप, प्लाईवुड के पंख। उसने अविश्वास में सिर हिलाया। मैंने अपनी 30 साल की नौकरी में कई उपकरण देखे हैं, चीफ ने कहा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन ऐसा जुगाड़, ऐसी हिम्मत मैंने कभी नहीं देखी। इस लड़के ने वह किया जो हमारी करोड़ों की गाड़ियां नहीं कर पाईं। उसी वक्त भीड़ के पीछे एक और हलचल हुई। एक मिलिट्री जीप वहां आकर रुकी। यह संयोग था कि पास के आर्मी कैंट से कुछ अधिकारी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने हवा में उड़ते हुए उस मानव पक्षी को देखा था। जीप से एक कर्नल उतरे। उनकी वर्दी पर मेडल चमक रहे थे। वे सीधे आर्यन के पास आए, जिसे अब लोग पानी पिला रहे थे। कर्नल ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा, कर्नल ने कड़क लेकिन नरम आवाज में पूछा, यह उड़ने वाली मशीन, यह किसने बनाई? आर्यन ने दर्द से कराहते हुए बैठने की कोशिश की। मैंने, सर, कबाड़ से। कर्नल ने मुस्कुराते हुए अपना धूप का चश्मा उतारा। कबाड़ से? बेटा, तुमने कबाड़ से नहीं, तुमने अपनी जिद से भविष्य बनाया है। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन, सर। आर्यन, कर्नल ने अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारे जैसे दीवानों की ही भारतीय सेना को जरूरत है। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? यह शब्द आर्यन के कानों में शहद की तरह घुले। दर्द गायब हो गया, थकान मिट गई। उसने अपने पिता की तरफ देखा। रामेश्वर जी ने सिर हिलाकर अनुमति दी। आर्यन ने कर्नल का हाथ थामा। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक अध्याय था। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, जब यह जुगाड़ सेना की प्रयोगशालाओं में जाएगा और आर्यन को साबित करना होगा कि उसकी प्रतिभा सिर्फ एक तुक्का नहीं थी। तभी विक्की भीड़ से बाहर निकला। वह लज्जित था, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वह आर्यन के पास आया और धीरे से बोला, भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे पागल कहा, लेकिन तू तो बाप निकला यार। आर्यन ने हंसते हुए विक्की के कंधे पर मुक्का मारा। चल पगले, अब यह नाटक बंद कर और मुझे खड़ा होने में मदद कर। मेरी कमर की बैंड बज गई है। सब लोग हंस पड़े। तनाव का माहौल खुशी में बदल गया। आग बुझ चुकी थी, लेकिन आर्यन के अंदर की आग, कुछ बड़ा करने की आग, अब और तेज धधक रही थी। आर्यन के लिए वह सुबह किसी सपने से कम नहीं थी, जब एक सरकारी जीप उसे लेने धारावी आई। पूरा मोहल्ला उसे विदा करने बाहर आया था। सुमित्रा देवी ने उसकी आरती उतारी और दही चीनी खिलाई, जैसे वह किसी युद्ध पर जा रहा हो। रामेश्वर जी ने अपनी पुरानी फायर फाइटर की टोपी, जो उन्होंने सालों से संदूक में संभाल कर रखी थी, निकालकर आर्यन के सिर पर रख दी। बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, वहां बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे। उनकी अंग्रेजी सुनकर घबराना मत। याद रखना, आग अंग्रेजी या हिंदी नहीं समझती, वह सिर्फ पानी की ताकत समझती है। आर्यन ने पिता के पैर छुए, मिट्टी को माथे से लगाया और जीप में बैठ गया। जब गाड़ी धूल उड़ाती हुई बस्ती से बाहर निकली, तो आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। टिन की छतें धूप में चमक रही थीं। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह जब भी लौटेगा, एक विजेता बनकर लौटेगा। जीप शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित एक गुप्त सैन्य परिसर में दाखिल हुई। बड़े बड़े लोहे के गेट, ऊंची दीवारें और हर जगह तैनात बंदूकधारी संतरी। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र DDD की एक विशेष शाखा थी। जब आर्यन गाड़ी से उतरा, तो उसे वहां की हवा भी अलग लगी, साफ, ठंडी और अनुशासन से भरी। कर्नल रणवीर सिंह वहां उसका इंतजार कर रहे थे। स्वागत है आर्यन, कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तुम्हारी नई कर्मभूमि है। वे उसे अंदर ले गए। अंदर का नजारा देखकर आर्यन की आंखें फटी रह गईं। सफेद चमकदार फर्श, कांच की दीवारें और ऐसी मशीनें जो उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थीं। लोग सफेद कोट पहने कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके हुए थे। वहां सन्नाटा था, गैरेज वाली खटपट नहीं थी। आर्यन को अपने मैले कपड़े और टूटी चप्पलें अचानक बहुत अजीब लगने लगीं। कर्नल उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में ले गए। वहां एक लंबी मेज के चारों ओर कुछ गंभीर चेहरे बैठे थे। उनमें सबसे प्रमुख थे डॉ सिद्धार्थ वर्मा, देश के सबसे बड़े एरोनॉटिकल इंजीनियर। डॉ वर्मा ने अमेरिका से पढ़ाई की थी और वे जुगाड़ को विज्ञान का दुश्मन मानते थे। जब कर्नल ने आर्यन का परिचय दिया, तो डॉ वर्मा ने अपनी नाक पर रखा, चश्मा ठीक किया और आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। तो यही है वह लड़का जिसने धारावी में तबाही मचाई थी। डॉ
वर्मा ने कड़वाहट से कहा, कर्नल, मुझे लगा आप मजाक कर रहे थे। हम यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियार बनाते हैं, बच्चों के खिलौने नहीं। यह लड़का क्या करेगा? हमारे टरबाइनों में तेल डालेगा। आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कर्नल ने हस्तक्षेप किया, डॉ वर्मा, इस लड़के ने बिना किसी संसाधन के एक ऐसा जेट पैक बनाया जो उड़ सकता है और आग बुझा सकता है। हमें इसकी प्रतिभा को नकारना नहीं चाहिए। डॉ वर्मा हंसे। उड़ना, उसे गिरना कहते हैं कर्नल। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। उसका संतुलन तंत्र, स्टेबलाइजर, बिल्कुल गलत था। वह सिर्फ किस्मत से जिंदा बच गया। विज्ञान किस्मत पर नहीं चलता, सूत्रों फॉर्मूलाज पर चलता है। फिर उन्होंने आर्यन की ओर देखा और अंग्रेजी में कुछ तकनीकी सवाल पूछे। आर्यन चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे। देखा डॉ वर्मा ने हाथ फैलाए, इसे एरोडायनामिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। यह यहां समय की बर्बादी है। उस पल आर्यन को लगा कि वह रो देगा। उसे अपनी गरीबी, अपनी कम पढ़ाई और अपनी भाषा पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, आग अंग्रेजी नहीं समझती। आर्यन ने सिर उठाया और पहली बार डॉ वर्मा की आंखों में देखा। उसने हिंदी में कहा, सर, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कि हवा से कैसे बात करनी है। आपकी किताबों में लिखा होगा कि क्या संभव है, लेकिन मेरी बस्ती में हम वो करते हैं जो जरूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉ वर्मा का चेहरा सख्त हो गया। कर्नल मुस्कुराए। ठीक है, कर्नल ने कहा, बहस खत्म। आर्यन, हम तुम्हें एक मौका देंगे। तुम्हारे पास 1 महीना है। हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करो और अपने उस पवन पुत्र का एक उन्नत संस्करण, एडवांस्ड वर्जन बनाओ जो सेना के मानकों पर खरा उतरे। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें वापस जाना होगा। आर्यन को प्रयोगशाला का एक कोना दिया गया। उसे दुनिया के बेहतरीन औजार मिले, लेजर कटर, कार्बन फाइबर, टाइटेनियम के नट बोल्ट। लेकिन आर्यन के लिए यह सब एक सजा जैसा था। वहां का वातावरण बहुत ठंडा, आग था जिससे उसे काम करने में दिक्कत होती थी। उसे पसीने की आदत थी, उसे शोर की आदत थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहां सब कुछ कंप्यूटर से नियंत्रित होता था। आर्यन को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। पहले हफ्ता बहुत बुरा गुजरा। वह मशीनों को समझ नहीं पा रहा था। उसने कई महंगी धातुएं खराब कर दी। डॉ वर्मा जब भी उधर से गुजरते व्यंग्य से हंसते हुए कहते, कहो छोटे वैज्ञानिक, कब वापस जा रहे हो? आर्यन अकेला पड़ गया था। उसे घर की याद आती थी, मां के हाथ की दाल रोटी की याद आती थी। यहां मेस में खाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें स्वाद नहीं था। एक रात हताशा में वह प्रयोगशाला के फर्श पर ही बैठ गया और रोने लगा। उसे लगा कि वह हार गया है। वह शायद सच में सिर्फ एक कबाड़ी वाला है जो गलती से महल में आ गया है। तभी वहां एक बूढ़े सफाई कर्मचारी, जिनका नाम काका था, झाड़ू लगाते हुए आए। उन्होंने आर्यन को रोते हुए देखा। क्या हुआ बेटा, बड़े साहब ने डांटा क्या? काका ने पूछा। आर्यन ने अपना दर्द बयां किया। काका, ये मशीनें मेरी नहीं सुनती। ये बहुत पढ़ी लिखी मशीनें हैं। मैं इनका मालिक नहीं बन पा रहा हूं। काका ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, मशीन मशीन होती है, चाहे वो सोने की हो या लोहे की। उसे चलाने वाला हाथ और दिल मजबूत होना चाहिए। तू क्यों इनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है? तू वो कर जो तू धारावी में करता था, अपना तरीका अपना। काका की बात ने आर्यन के दिमाग में बत्ती जला दी। वह इन वैज्ञानिकों की नकल करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए फेल हो रहा था। उसे इंजीनियर नहीं, नेहमात्रा, उसे मिस्त्री बनना था। उसने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने उन जटिल ब्लूप्रिंट्स को एक तरफ फेंक दिया। अगले दिन से प्रयोगशाला का नजारा बदल गया। आर्यन ने अपना कोना अपने हिसाब से ढाल लिया। उसने एसी का वेंट बंद कर दिया। उसने जमीन पर बैठकर काम करना शुरू किया। उसने हाईटेक सेंसर की जगह मैकेनिकल स्प्रिंग और लीवर का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह जानता था कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर फेल हो सकते हैं, लेकिन लोहा कभी धोखा नहीं देता। डॉ वर्मा यह देखकर आग बबूला हो गए। यह क्या पागलपन है? तुम 19वीं सदी की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हो, उन्होंने चिल्लाया। लेकिन आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वह अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसने जेट पैक का ढांचा कार्बन फाइबर से बनाया ताकि वह हल्का हो, लेकिन संतुलन के लिए उसने किसी कंप्यूटर चिप का नहीं, बल्कि एक पुरानी तकनीक, जायरोस्कोप, जो उसने लट्टू और साइकिल के पहिए से सीखी थी, का इस्तेमाल किया। उसने नोजल को ऐसा डिजाइन किया जो हाथ के इशारे से मुड़ सके, जैसे मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर। 3 हफ्ते बाद
पवन पुत्र 3 शून्य तैयार था। यह पहले जैसा भद्दा नहीं था। यह काला, चमकदार और घातक लग रहा था, लेकिन इसके दिल में वही देसी इंजन का सिद्धांत धड़क रहा था। परीक्षण का दिन आ गया। इसे विंड टनल हवा की सुरंग में टेस्ट किया जाना था। यह एक विशाल सुरंग थी जहां कृत्रिम तूफान पैदा किया जाता था। कर्नल और डॉ वर्मा कांच की दीवार के पीछे खड़े थे। आर्यन ने सूट पहना और सुरंग के अंदर गया। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेटर ने घोषणा की। विशाल पंखे घूमने लगे। आर्यन के पैर जमीन से उठे। हवा के थपेड़े उसे दीवार पर पटकने की कोशिश कर रहे थे। डॉ वर्मा ने अपनी नोटबुक में नोट किया, अस्थिर, गिरने की संभावना 90%। लेकिन आर्यन ने आंखें बंद की। उसने मशीन को महसूस किया। उसने अपने शरीर को हवा के साथ बहने दिया। उससे लड़ा नहीं। उसने लीवर खींचा और जेट पैक ने उसे स्थिर कर दिया। वह हवा के बीचों बीच एक चट्टान की तरह स्थिर खड़ा था। कर्नल की आंखों में चमक आ गई। अद्भुत, वे बोले। लेकिन डॉ वर्मा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। स्थिरता ठीक है, लेकिन क्या यह काम कर सकता है? उन्होंने माइक पर आदेश दिया, लक्ष्य पर पानी की बौछार करो। सुरंग के दूसरे कोने पर एक जलती हुई मशाल जलाई गई। इतनी तेज हवा में पानी की धार को लक्ष्य तक पहुंचाना नामुमकिन था। पानी हवा में बिखरकर भाप बन जाता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। उसने पानी का दबाव बढ़ाया नहीं, बल्कि कम किया और नोजल को स्प्रे मोड पर डाला। उसने पानी का एक बादल बनाया और हवा के बहाव का इस्तेमाल करके उस बादल को आग की तरफ धकेल दिया। आग बुझ गई। कर्नल ने ताली बजाई, लेकिन तभी एक चेतावनी सायरन बजा। खतरा, ईंधन टैंक में रिसाव। कंप्यूटर चिल्लाया। आर्यन की पीठ पर गर्मी महसूस हुई। डॉ वर्मा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना, यह असुरक्षित है। उन्होंने टेस्ट रोकने का आदेश दिया। आर्यन निराश होकर बाहर निकला। उसने देखा कि ईंधन की पाइप में एक छोटा सा छेद था। यह कैसे हुआ? उसने तो कल रात ही सब चेक किया था। क्या यह उसकी गलती थी या किसी ने जानबूझकर किया था? उसने डॉ वर्मा की तरफ देखा, जो कर्नल को समझा रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह जानलेवा है। कर्नल आर्यन के पास आए। उनका चेहरा गंभीर था। आर्यन, तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन सुरक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते। डॉ वर्मा सही कह रहे हैं। अगर यह असली मैदान में लीक होता तो तुम जलकर मर जाते। आर्यन ने सफाई देने की कोशिश की। सर, मैंने चेक किया था, यह पाइप नया था। लेकिन कर्नल ने हाथ उठाया। हम इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल रहे हैं। तुम आज शाम को वापस मुंबई जा रहे हो। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटी सी तकनीकी खराबी और उसका सपना खत्म। वह अपने कमरे में गया और अपना सामान पैक करने लगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वह सन्न था। उसे विक्की का चेहरा याद आया, अपने पिता का चेहरा याद आया। मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, वह सोच रहा था। वह अपना बैग लेकर गेट की तरफ चल पड़ा। शाम हो चुकी थी और पहाड़ों पर अंधेरा छा रहा था। तभी बेस में एक और सायरन बजा। यह टेस्ट का सायरन नहीं था, यह आपातकालीन इमरजेंसी सायरन था। लाल बत्तियां घूमने लगीं। कर्नल रणवीर दौड़ते हुए कंट्रोल रूम की तरफ गए। आर्यन गेट पर रुक गया। उसने संतरी से पूछा, क्या हुआ भाई? संतरी ने वायरलेस पर सुनी बात बताई। सियाचिन बॉर्डर के पास एक चौकी पर हिमस्खलन एवलॉन्च हुआ है। हमारे 5 जवान बर्फ के नीचे दबे हैं और वहां तूफान इतना तेज है कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहे हैं। आर्यन का दिल जोर से धड़का। हिमस्खलन, तूफान, जवान दबे हुए हैं। उनके पास वक्त बहुत कम होगा। वह जानता था कि वहां कोई मशीन नहीं जा सकती, हेलीकॉप्टर भी नहीं, लेकिन एक आदमी जा सकता है। एक आदमी जो हवा से बात कर सके। आर्यन ने अपना बैग वहीं पटका और कंट्रोल रूम की तरफ भागा। संतरी ने उसे रोकने की कोशिश की। ओए, कहां जा रहा है? लेकिन आर्यन नहीं रुका। वह सीधा कर्नल के कमरे में घुस गया। वहां तनाव का माहौल था। डॉ वर्मा नक्शे पर कुछ समझा रहे थे। कर्नल, हम रिस्क नहीं ले सकते। ड्रोन वहां जा सकते हैं, लेकिन वे वजन नहीं उठा सकते और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। कर्नल सिर पकड़े बैठे थे। तो क्या हम अपने जवानों को मरने दें? कर्नल चिल्लाए। सर, आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी सांस फूल रही थी। मैं जाऊंगा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। डॉ वर्मा गुस्से में बोले, तुम्हारा प्रोजेक्ट रद्द हो चुका है। तुम यहां से जा रहे थे। आर्यन ने कर्नल की आंखों में देखा। सर,
आपने कहा था सुरक्षा जरूरी है, लेकिन वहां जवान मर रहे हैं। क्या उनकी जान से ज्यादा मेरी सुरक्षा जरूरी है? मेरा जेट पैक छोटा है, वह हवा के बीच से निकल सकता है। मैं उन तक पहुंच सकता हूं और ड्रिल मशीन पहुंचा सकता हूं। यह आत्महत्या है, डॉ वर्मा चिल्लाए। वह पाइप लीक कर रहा था। मैंने उसे टेप से ठीक कर दिया है सर, आर्यन ने झूठ बोला। और वैसे भी वहां ठंड इतनी है कि ईंधन जमेगा नहीं, आग नहीं पकड़ेगा। मुझे जाने दीजिए। मेरे पिता ने आग में घुसकर जान बचाई थी, मैं बर्फ में घुसकर बचाऊंगा। कर्नल रणवीर ने आर्यन के चेहरे पर वह जुनून देखा जो किसी सैनिक में होता है। उन्होंने घड़ी देखी। जवानों के पास सिर्फ 2 घंटे थे, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। कर्नल ने फैसला लिया। वह एक जुआ खेल रहे थे। डॉ वर्मा, कर्नल ने सख्त आवाज में कहा, आर्यन को तैयार करो और एक विशेष विमान तैयार रखो जो इसे ड्रॉप पॉइंट तक ले जाएगा। लेकिन कर्नल, यह आदेश है। कर्नल ने मेज पर मुक्का मारा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। यह अब कोई टेस्ट नहीं था, यह असली परीक्षा थी। यह मौत से रेस थी। उसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन जाना था, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे होता है, जहां हवा खून जमा देती है। उसने अपने कबाड़ से बने जेट पैक को देखा। साथ देना दोस्त, उसने मशीन पर हाथ फेरा। आज हमें साबित करना है कि धारावी का लोहा कितना मजबूत है। कुछ ही देर बाद एक मालवाहक विमान ने उड़ान भरी। उसके अंदर आर्यन बैठा था। उसे थर्मल सूट पहनाया गया था। उसकी पीठ पर पवन पुत्र 3 बंधा था और छाती पर ड्रिलिंग मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर। विमान के खुलते हुए रैंप से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। नीचे अंधेरा और सफेद बर्फ का रेगिस्तान था। कर्नल की आवाज उसके हेडसेट में आई, आर्यन, हम ड्रॉप पॉइंट पर हैं, क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने अपने पिता की टोपी को अपने सीने से लगाया, जिसे वह अपने सूट के अंदर छिपाकर लाया था। मैं तैयार हूं सर, जय हिंद। और इसके साथ ही इंदु संबात राख। आर्यन ने काले आसमान में छलांग लगा दी। सियाचिन का आसमान काला था और हवा किसी भूखे भेड़िए की तरह चीख रही थी। जब आर्यन विमान से कूदा तो उसे लगा जैसे उसने उबलते हुए तेल से निकलकर सीधे बर्फ की कब्र में छलांग लगा दी हो। तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे था। हवा का हर झोंका उसकी हड्डियों को भेद रहा था। उसका थर्मल सूट उसे ठंड से तो बचा रहा था, लेकिन असली परीक्षा उसकी मशीन पवन पुत्र 3 की थी। जैसे ही उसने इग्निशन दबाया, इंजन खांसा। ठंडी हवा ने ईंधन को गाढ़ा कर दिया था। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। नीचे सिर्फ सफेद मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसने याद किया कि गैरेज में सर्दियों की सुबह जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता था तो वे क्या करते थे? चोक। मुझे हवा कम और ईंधन ज्यादा देना होगा, उसने सोचा। उसने अपने हाथों से नोजल के वायु प्रवेश एयर इनटेक को आधा ढक दिया। यह एक ऐसा देसी तरीका था जो किसी किताब में नहीं लिखा था। और तभी इंजन वूम करके दहाड़ उठा। जेट पैक ने उसे स्थिर कर दिया। वह अब एक सफेद रेगिस्तान के ऊपर मंडरा रहा था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और अंधेरा था। कर्नल की आवाज रेडियो पर आई, लेकिन वह कट्टी फट्टी थी। आर्यन, सिग्नल, नीचे, गुफा। एक का संपर्क टूट गया। अब उसे अपनी आंखों और अपने कानों पर भरोसा करना था। तूफान इतना तेज था कि उसे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। उसने अपनी छाती पर लगी ड्रिल मशीन की लाइट जलाई। वह नीचे उतरा। बर्फ की सतह किसी पत्थर जैसी सख्त थी। उसे वह जगह ढूंढनी थी जहां हिमस्खलन हुआ था, लेकिन यहां सब कुछ एक जैसा दिख रहा था। तभी उसने अपनी हेलमेट की स्क्रीन पर एक हल्की सी कंपन देखी। यह डॉ वर्मा का बनाया सेंसर नहीं था, यह आर्यन का अपना जुगाड़ था। उसने एक पुराने स्पीकर का डायफ्राम अपनी मशीन के निचले हिस्से में लगाया था, जो जमीन के नीचे की कंपन को महसूस कर सकता था। उसे एक लयबद्ध आवाज सुनाई दी, ठक ठक खोख। यह दिल की धड़कन नहीं, बल्कि किसी धातु के पत्थर से टकराने की आवाज थी। कोई नीचे से संकेत दे रहा था। आर्यन ने मशीन को उसी जगह उतारा। उसके पैर बर्फ में धंस गए। हवा उसे उड़ा ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने जूतों में लगी लोहे की कीलें जमीन में गाड़ दी। उसने ड्रिल मशीन निकाली। यह कोई साधारण ड्रिल नहीं थी। इसमें उसने ट्रक के गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया था ताकि टॉर्क ज्यादा मिले। उसने बर्फ की चट्टान पर ड्रिल रखा और मशीन चला दी। गर्र की आवाज के साथ बर्फ के टुकड़े उड़ने लगे।
उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। मशीन गर्म होकर लाल हो रही थी। उसे डर था कि कहीं गर्मी से बर्फ पिघलकर उसे ही न निगल ले। लेकिन वह रुका नहीं। 10 मिनट, 20 मिनट, उसे लगा जैसे सदियां बीत गईं। तभी ड्रिल अचानक नीचे धंस गई। एक छेद हो गया था। आर्यन ने जल्दी से ऑक्सीजन पाइप उस छेद में डाला। नीचे से एक कमजोर आवाज आई, पानी। जय हिंद। वे जिंदा थे। आर्यन ने राहत की सांस ली। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, उन्हें बाहर निकालना। छेद छोटा था, उसे बड़ा करना था। और तभी उसकी जेट पैक का ईंधन खत्म होने का संकेत बीपर बजने लगा। उसके पास सिर्फ 15 मिनट का ईंधन बचा था। वापसी के लिए यह काफी नहीं था। अगर वह उन्हें निकालता तो खुद वहीं फंस जाता। उसने एक पल के लिए अपनी मां का चेहरा याद किया, फिर उन 5 सैनिकों के बारे में सोचा जो देश के लिए वहां दबे थे। सिपाही कभी पीछे नहीं हटता, उसने खुद से कहा। उसने अपनी वापसी के लिए बचा ईंधन ड्रिल मशीन में ट्रांसफर कर दिया। यह पागलपन था, यह आत्महत्या थी, लेकिन यह जरूरी था। ड्रिल ने पूरी ताकत से काम किया और रास्ता खुल गया। आर्यन ने रस्सी नीचे फेंकी। एक एक करके उसने 5 जवानों को बाहर खींचा। वे बुरी तरह जमे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उनमें से एक, सूबेदार सिंह, ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? कौन सी बटालियन से हो? आर्यन ने अपना मास्क हटाया। उसका चेहरा ठंड से नीला पड़ चुका था, लेकिन वह मुस्कुराया। मैं कोई फौजी नहीं हूं साहब, मैं धारावी का आर्यन हूं। मुझे मेरे देश ने भेजा है। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। मौसम थोड़ा साफ हुआ था और भारतीय वायुसेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर आ गया था। पायलट ने रस्सी नीचे फेंकी। आर्यन ने पहले घायलों को ऊपर भेजा। जब आखिरी सैनिक ऊपर जा रहा था, पायलट ने आर्यन को इशारा किया, लेकिन आर्यन हिल नहीं पा रहा था। ठंड ने उसके पैरों को जकड़ लिया था और उसकी मशीन, जो अब ईंधन के बिना सिर्फ लोहा थी, बहुत भारी थी। हेलीकॉप्टर का ईंधन भी खत्म हो रहा था। आर्यन ने अपनी मशीन, अपने पवन पुत्र के पट्टे स्ट्रैप्स खोलने की कोशिश की। यह मशीन उसका सपना थी, उसकी पहचान थी। इसे यहीं छोड़ना उसे अपने जिस्म का हिस्सा काटने जैसा लग रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए बोझ छोड़ना पड़ता है। उसने अपनी मशीन को चूमा, अलविदा दोस्त, और पट्टे खोल दिए। मशीन बर्फ में गिर गई। आर्यन ने रस्सी पकड़ी और उसे ऊपर खींच लिया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, आर्यन ने खिड़की से नीचे देखा। उसका पवन पुत्र सियाचिन की सफेद चादर पर एक छोटे काले धब्बे जैसा पड़ा था। वह वहीं रह गया, एक शहीद की तरह, ताकि 5 जिंदगियां बच सकें। आर्यन की आंखों से आंसू गिरे जो गाल पर आते ही जम गए। फिर अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब आर्यन की आंखें खुलीं तो उसे सफेद छत दिखाई दी। हवा में फिनाइल की गंध थी। यह अस्पताल था। उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने करवट ली और देखा कि उसके बिस्तर के पास कर्नल रणवीर और डॉ वर्मा खड़े थे। डॉ वर्मा का सिर झुका हुआ था। आर्यन ने उठने की कोशिश की, लेकिन कर्नल ने उसे रोक दिया। आराम करो हीरो, तुम्हारे पैरों को थोड़ा नुकसान हुआ है, फ्रॉस्ट बाइट, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। आर्यन ने धीरे से पूछा, वो जवान? सब सुरक्षित हैं, कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा। वे तुम्हें बर्फ का फरिश्ता कह रहे हैं। तभी डॉ वर्मा आगे आए। उनके हाथ में एक फाइल थी, आर्यन के रिजेक्शन अस्वीकृति की फाइल। उन्होंने सबके सामने वह फाइल फाड़ दी। आर्यन, डॉ वर्मा की आवाज भारी थी, मैंने पूरी जिंदगी किताबों में विज्ञान पढ़ा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असली विज्ञान क्या है। विज्ञान वो नहीं जो लैब में होता है, विज्ञान वो है जो जान बचाता है। उन्होंने अपनी जेब से अपना पसंदीदा पेन निकाला जिस पर साइंटिस्ट ऑफ द ईयर लिखा था और आर्यन के हाथ में रख दिया। मैं गलत था, तुम कबाड़ी नहीं हो, तुम भारत के सबसे होनहार इंजीनियर हो। डीआरडीओ को तुम्हारे जैसे दिमाग की जरूरत है, डिग्री की नहीं। आर्यन ने वह पेन पकड़ा। वह किसी भी मेडल से ज्यादा भारी और कीमती था। 1 हफ्ते बाद आर्यन की घर वापसी का दिन आया। जब सेना की गाड़ी धारावी के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मुंबई वहां उमड़ पड़ा हो। ढोल बज रहे थे, गुलाल उड़ रहा था, सड़कों पर बैनर लगे थे, धारावी का गौरव आर्यन। विक्की और उसके दोस्त सबसे आगे नाच रहे थे। जो लोग कभी उसे पागल कहते थे, आज वे उसकी गाड़ी की धूल को माथे से लगा रहे थे। छोटू गाड़ी के बोनट पर चढ़कर तिरंगा लहरा रहा था। गाड़ी आर्यन के घर के बाहर रुकी। वहां सुमित्रा देवी आरती की थाली लिए खड़ी थीं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी।
आर्यन लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे उतरा। उसने सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने उसे गले लगा लिया और इतना रोई कि आर्यन की शर्ट गीली हो गई। तू वापस आ गया मेरे लाल, तू वापस आ गया। फिर आर्यन की नजर अपने पिता रामेश्वर जी पर पड़ी। वे अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्होंने अपनी पुरानी धुली हुई फायर फाइटर की वर्दी पहनी थी। उनका सीना गर्व से चौड़ा था। आर्यन उनके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। बाबूजी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं उड़ा और मैंने जान बचाई। रामेश्वर जी ने कांपते हाथों से आर्यन को उठाया और फिर वह हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रामेश्वर जी, जो पिछले 3 साल से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे, उन्होंने व्हील चेयर के हत्थे को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे खड़े हो गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रामेश्वर जी ने कांपते हुए हाथ को अपने माथे तक ले गए और अपने बेटे को एक कड़क सैल्यूट किया। जय हिंद साहब, रामेश्वर जी ने रुंधे गले से कहा। आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा और पिता के गले लग गया। यह एक पिता का बेटे को नहीं, एक सिपाही का दूसरे सिपाही को सम्मान था। उस दिन धारावी की उस तंग गली में जो सूरज उगा, उसने सिर्फ अंधेरा नहीं मिटाया, उसने हर उस गरीब बच्चे की आंखों में उम्मीद की रोशनी जला दी जिसे दुनिया कचरा समझती थी। कहानी का अंत एक शांत शाम को होता है। आर्यन अपने घर की छत पर बैठा है। उसका पैर अब ठीक हो रहा है। उसके पास सेना का नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर रखा है। वह आसमान को देख रहा है। पास में छोटू बैठा है। भाई, छोटू ने पूछा, अब तू बड़ा अफसर बन जाएगा, हमें भूल तो नहीं जाएगा? आर्यन मुस्कुराया। उसने जमीन से एक पुराना जंग लगा हुआ बोल्ट उठाया और उसे सूरज की रोशनी में देखा। छोटू, आर्यन ने कहा, हीरा चाहे तिजोरी में हो या कोयले की खान में, वो हीरा ही रहता है। मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरी आत्मा इसी कबाड़ में, इसी बस्ती में रहेगी, क्योंकि इसी कबाड़ ने मुझे उड़ना सिखाया है। तभी ऊपर से एक विमान गुजरा। आर्यन ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि अब उसकी उड़ान कभी नहीं रुकेगी। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि अगर हौसला हो तो कबाड़ से भी विमान बन सकता है और झोपड़ी से निकला लड़का भी आसमान छू सकता है।